दोस्तों नमस्कार, आपका वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल साइंस ऑन वाईफाई पर। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र और पाचन तंत्र के सारे भागों में हमने बहुत कुछ पढ़ा। लेकिन आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि हम इसमें पढ़ने वाले हैं पाचन व अवशोषण, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन तंत्र के अंदर भोजन का पाचन कैसे होता है और वो कैसे अवशोषित होता है, यानी कौन कौन सी जगह कैसे कैसे पचेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि जनरल साइंस के बच्चे, जो नॉन साइंस के बच्चे होते हैं, जिन्होंने साइंस 10 तक पढ़ी है, उनको ये जनरली चीज पता नहीं रहती है, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और पहले बात तो उनको समझ में ही नहीं आता है। इसलिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जल्दी से क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें क्योंकि नेक्स्ट क्लास के जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये पाचन तंत्र हमने पढ़ा था पहली क्लास के अंदर और इसमें देखा था क्या क्या भाग हैं, और हमने इसके दौरान ये भी पढ़ा कि मुख गुहा के अंदर को एक रस बनता है जिसको हमने बोला लार। मुख गुहा के अंदर क्या बनता है? लार, यानी सैलाइवा। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो हमारा जो आमाशय है, आमाशय के अंदर क्या बनता है? बोले आमाशय में जठर रस बनता है। क्या बनता है दोस्तों? जठर रस, यानी गैस्ट्रिक जूस बनता है। क्या बनता है? गैस्ट्रिक जूस। ऐसे ही दोस्तों यकृत के अंदर क्या बनता है? बोले पित्त रस बनता है, यानी बाइल जूस बनता है। ये भी हमने पढ़ा कैसे होता है, इसमें क्या चीजें होती हैं। ठीक ऐसे ही दोस्तों हमने पढ़ा छोटी आंत के अंदर आंतरीय रस होता है। छोटी आंत में क्या होता है? आंतरीय रस होता है। तो दोस्तों आपने यहां देखा कि ये विभिन्न रस बनते हैं। ऐसे ही हमने अग्नाशय में भी पढ़ा, अग्नाशय के अंदर अग्नाशयी रस होता है। तो दोस्तों यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सारे रस हैं ये भोजन के पाचन में कुछ न कुछ मदद करने वाले हैं। आपको ब्रीफ करवा देता हूं। लार में एक एंजाइम था, याद करो, वो भोजन को पचाएगा मुख गुहा के अंदर। जठर रस में एक एंजाइम था, मूल रूप से वो भोजन को पचाएगा। ठीक ऐसे ही हमारे आंतरीय रस और पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं है लेकिन भोजन के पाचन में सहायता करेगा। कैसे करेगा भी बताएंगे। अग्नाशयी रस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जिनको हमने क्लास में पढ़ा था पिछली क्लास में, वो भी कैसे काम करेंगे बताएंगे, और आंतरीय रस कैसे काम करेगा। तो दोस्तों ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़े ध्यान से देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि ये आपका सिलेक्शन करवा सकती है क्लास, क्योंकि यही जो चीज है बच्चों को आती नहीं है। तो यहां हम पढ़ेंगे भोजन का पाचन में उसका अवशोषण, यानी डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो दोस्तों पहले बात करेंगे हम सबसे पहले डाइजेशन इन माउथ, यानी मुख गुहा में पाचन, यानी हमारे मुख के अंदर भोजन का पाचन कैसे होता है। तो वैसे तो हम दांतों से चबाते हैं, तो बोले मुख गुहा में एक तो आप कह सकते हैं यांत्रिक पाचन होता है। यांत्रिक पाचन मतलब मैकेनिकल डाइजेशन, यानी बड़े अणुओं का छोटे अणु में टूटते हैं, है ना, मैकेनिकल डाइजेशन होता है। और वो कैसे होता है? दांतों द्वारा होता है, यानी दांतों के द्वारा होता है। ये हमें पता है। क्यों? क्योंकि हम दांतों से चबा चबा के खाते हैं ना, तो दांतों से 32 बार चबाना चाहिए इसे बोलते हैं, क्योंकि 32 बार चबाने से दांत यानी दांत अपना काम कर लेंगे तो दांतों का काम नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों यांत्रिक जो पाचन है वो तो एक भौतिक प्रक्रिया है, यानी लेकिन एक जो मुख गुहा के अंदर कुछ एंजाइम है वहां पर रासायनिक पाचन भी होता है। कौन सा? तो बोले मुख गुहा के अंदर रासायनिक पाचन भी होगा, केमिकल डाइजेशन भी होता है, और वो होता है लार द्वारा। यानी लार जो है उसमें एक रसायन बताया था हमने, उसके द्वारा होता है। तो हम बोलेंगे कि लार के अंदर उपस्थित जो एंजाइम है उसके द्वारा भोजन का मुख गुहा में पाचन होता है। तो लार में दोस्तों कौन सा एंजाइम था? तो बोले लार में हमने बताया था, कौन सा बताया था? टाइलिन बताया था दोस्तों। क्या बताया था? टाइलिन, जिसका अनदर नाम क्या था? सैलाइवरी एमाइलेज। क्या नाम था दोस्तों? सैलाइवरी एमाइलेज। ये सैलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा? तो बोले यहां केवल ये कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च है हमारे भोजन में, वो जो एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, चाहे गेहूं हो, चाहे आपके कह सकते हैं बाजरा हो, या फिर आप कह सकते हैं आलू हो, चावल हो, सब के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है। तो स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है और उसका आंशिक पाचन यानी पार्शियल डाइजेशन होता है, कंप्लीट पाचन नहीं होता है मुख गुहा के अंदर। तो देखिए मुख गुहा में सबसे पहले तो ये बताना है केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है। और सब क्वेश्चन ऐसा है कि भोजन का पाचन आहार नाल में कहां प्रारंभ होता है? तो बोले मुख गुहा में प्रारंभ होता है। तो ये क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, यानी पाचन प्रारंभ कहां होता है ना, पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो हम बोलेंगे मुख गुहा से होती है। फिर बोलेंगे मुख गुहा में भोजन के कौन से अवयव का पाचन होता है? तो बोले कार्बोहाइड्रेट का ही होता है। और कार्बोहाइड्रेट का भी कैसा होता है? बोले आंशिक पाचन ही होता है।
पूरी तरीके से नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है दोस्तों। तो कैसे होता है देखो, तो हम बोले हमारे मुख गुहा के अंदर जब हम भोजन लेंगे, निवाला लेंगे, तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, यानी जो गेहूं की चपाती खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं या आलू खा रहे हैं या मक्का खा रहे हैं, उसमें एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है स्टार्च दोस्तों। अब इस स्टार्च पे हमारी जो लार है, यानी जो सेलाइवा है, वो काम करने वाली है। सेलाइवा क्या काम करने वाली है दोस्तों, तो बोले सेलाइवा का जो पीएच है वो 6.8 होता है और इसमें एक एंजाइम है टाइलिन। दोस्तों कौन सा एंजाइम है, टाइलिन। तो दोस्तों ये जो टाइलिन एंजाइम है ये क्या करेगा, बोले इस स्टार्च को किस में बदल देगा, बोले स्टार्च से यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों, स्टार्च से यहाँ पर माल्टोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, माल्टोज। अभी आगे देखेंगे हम कि माल्टोज क्या होता है। तो माल्टोज बन जाएगा, तो यहाँ पर हम बोलेंगे केवल 30% स्टार्च का ही ऐसे पाचन होता है और वो भी पूरी तरीके से नहीं हो रहा, माल्टोज ही बन रहा है। अभी माल्टोज भी आगे पचेगा। तो मुख गुहा में भोजन का ऐसे पाचन होता है और मुख गुहा में पचा हुआ जो भोजन है उसको एक नाम देंगे। तो दोस्तों क्या नाम देंगे उसको, तो बोले मुख गुहा में पाचन के पश्चात भोजन को क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे मुख गुहा में पाचन के पश्चात भोजन को बोलस कहेंगे। क्या कहेंगे, बोलस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, स्टार्च के बारे में ध्यान रखना है, टाइलिन के बारे में ध्यान रखना है, कितना पीएच होता है और इससे क्या बनता है स्टार्च से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे ही दोस्तों अब आगे चलते हैं। ग्रसनी में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है ना। ऐसे ही ग्रास नली ईसोफेगस में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। अब पाचन क्रिया होती है आमाशय में। तो दोस्तों आमाशय में आपको पता है आमाशय के अंदर एक रस बनता है, उसका नाम है जठर रस। क्या नाम है दोस्तों, जठर रस, यानी गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में पाचक एंजाइम मूल रूप से क्या बताया था, बोले पेप्सिन होता है, यानी प्रोटीन का पाचन करने वाला प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ भोजन का आमाशय में क्या होगा, बोले भोजन का रासायनिक पाचन भी होगा और यांत्रिक पाचन भी होगा। क्योंकि आमाशय की भित्ति को हमने बताया था उसमें 3 प्रकार की मांसपेशियां थी। तो यहाँ एक तरीके से भोजन को मथ दिया जाता है, ठीक है ना। यांत्रिक पाचन यानी मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है और केमिकल डाइजेशन भी होगा। लेकिन यहाँ पर किसका होता है डाइजेशन, बोले मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है और वो भी आंशिक पाचन होता है। तो दोस्तों यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोटीन है जो हमने खुराक में खाया है, वो प्रोटीन जैसे ही आमाशय में पहुंचेगा, मुख गुहा में तो कोई पाचन क्रिया नहीं हुई, लेकिन जैसे ही आमाशय में पहुंचेगा, आमाशय के अंदर जो जठर रस है, आमाशय में कौन सा रस है दोस्तों, जठर रस, और उसका पीएच कितना है, बोले पीएच उसका बहुत ही कम है, काफ़ी ज़्यादा अम्लीय है, 1.5 से 2.2 ही है। और इसके अंदर एक एंजाइम है दोस्तों, क्या एंजाइम है, पेप्सिन, है ना, जो पेप्सिनोजन के रूप में रहता है और ये पेप्सिन में बदल जाता है अम्ल की वजह से, हमने बताया था। अब ये जो पेप्सिन है इस प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा, यानी पूरी तरीके से नहीं पचाएगा, सिर्फ टुकड़े करेगा, यानी प्रोटियोज व पेप्टोन्स में बदल देता है। किसमें बदल देता है, प्रोटियोज व पेप्टोन्स। तो दोस्तों ये जो प्रोटियोज और पेप्टोन्स हैं ये प्रोटीन के टुकड़े हैं। अभी प्रोटीन इनका आगे और पाचन होने वाला है। तो प्रोटीन का यहाँ जो पाचन कैसा हुआ, बोले आंशिक पाचन हुआ। तो आमाशय में हम मूल रूप से तो कह सकते हैं केवल प्रोटीन का पाचन होता है, लेकिन छोटे बच्चों के आमाशय के अंदर वसा का पाचन भी होता है, साथ में दूध का पाचन भी होता है। तो बोले दूध का जो प्रोटीन होता है, दूध का प्रोटीन कौन सा होता है दोस्तों, तो बोले दूध का प्रोटीन का नाम है केसिन। हमने जब जठर रस पढ़ाया था उस टाइम आपको बताया था कि दूध के अंदर केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है और इस केसिन नाम के प्रोटीन पे एक एंजाइम काम करता है दोस्तों, उसका नाम है रेनिन। क्या नाम है दोस्तों, रेनिन। और ये रेनिन आमाशय में छोटे बच्चों के और जो दूध पीते छोटे बच्चे हैं उनके और गाय के बछड़े के आमाशय में होता है और इस केसिन से क्या बन जाता है, पैरा केसिन, और पैरा केसिन आगे आसानी से फिर पच जाएगा। यानी कुल मिला के जो रेनिन एंजाइम है दूध के प्रोटीन का पाचन करने में सहायता करता है दोस्तों। इस तरीके से हमारे आमाशय में पाचन होगा। आमाशय में जो भोजन यहाँ आया, अब यहाँ पर पच गया, पचने के बाद में यहाँ निकलेगा, तो ये पचा हुआ भोजन यानी आमाशय में पचित भोजन, उसको हम एक नाम देंगे। तो बोले आमाशय में पचित भोजन को, यानी डाइजेस्टेड फूड इन स्टोमक, आमाशय में जो पचित भोजन है, डाइजेस्टेड जो फूड है, उसको एक नाम देंगे। क्या नाम देंगे दोस्तों, काइम नाम देंगे। क्या नाम देंगे, काइम। इसका नाम क्या हो गया, काइम दोस्तों, CHYME, काइम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आमाशय में पाचन को ध्यान में
रखना है दोस्तों। अब चलते हैं छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जो पाचन है, एक तरीके से संपूर्ण पाचन इसी भाग में होता है। अभी तक आंशिक पढ़ रहे थे, लेकिन संपूर्ण पाचन है ना, संपूर्ण पाचन क्रिया इसी भाग में होती है ना, इसी भाग में संपूर्ण पाचन क्रिया इसी भाग में होती है। दोस्तों कभी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, आहार नाल के कौन से भाग में संपूर्ण पाचन होता है, तो बोले छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत के अंदर पाचन क्रिया होगी। तो दोस्तों कैसे होगा छोटी आंत में पाचन, तो हमने बोला छोटी आंत में 3 प्रकार के पाचक रस आते हैं। छोटी आंत में 3 प्रकार के पाचक रस होते हैं, 3 प्रकार के पाचक रस है ना। मुख गुहा में लार था, सेलाइवा था, आमाशय के अंदर जठर रस था यानी गैस्ट्रिक जूस था। यहाँ 3 प्रकार के पाचक रस हैं। 3 प्रकार के पाचक रसों में कौन सा है, बोले पहला रस तो है आपका अग्नाशयी रस। कौन सा रस है दोस्तों, अग्नाशयी रस यानी पैनक्रियाटिक जूस है दोस्तों। दूसरा क्या है दोस्तों, बोले दूसरा रस है पित्त रस यानी लीवर से आया हुआ बाइल जूस। और तीसरा जो रस है पाचक रस वो है आंत्रीय रस यानी जो छोटी आंत के अंदर ही स्रावित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यानी पैनक्रियाटिक जो जूस है, अग्नाशयी जो रस है, इसको हमने पढ़ा है। इसमें क्या क्या पदार्थ होते हैं याद करो एक बार। ऐसे ही जो पित्त रस यानी जो बाइल जूस है, इसमें कौन से पदार्थ होते हैं पिछली क्लास का याद करो। और आंत्रीय रस यानी जो इंटेस्टाइनल जूस है, जिसको हमने एक अलग नाम और दिया था सक्कस एंटेरिकस, याद करो दोस्तों, हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था उसको। तो इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस तीनों मिलकर अब भोजन का पाचन करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम 1 बाय 1 देखते हैं कि भोजन के जो अवयव हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए भोजन के अवयवों की अगर बात करें तो इसमें हम सबसे पहले बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन। छोटी आंत में पढ़ रहे हैं ना, तो छोटी आंत में देखो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है दोस्तों। तो आप याद कर लो, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के पाचन की। तो उसमें बताएंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है यानी जो स्टार्च है, यही मूल कार्बोहाइड्रेट है। जो 30% तो मुख गुहा में पच गया था, लेकिन 70% अभी भी बचा हुआ है। तो दोस्तों स्टार्च क्या है, तो बोले स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है दोस्तों, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। अब देखो इस स्टार्च का पाचन कैसे होगा, बोले अग्नाशयी रस के अंदर एमाइलेज है। अग्नाशयी रस में क्या है, अग्नाशयी जो रस है उसके अंदर एक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा, और उसका नाम क्या है दोस्तों, एमाइलेज। क्या नाम है दोस्तों, एमाइलेज। अब ये एमाइलेज जो एंजाइम है ये क्या करेगा, बोले स्टार्च से क्या बना देगा, बोले स्टार्च से माल्टोज बना देगा। क्या बना देगा दोस्तों, स्टार्च से माल्टोज बन जाएगा। अब ये माल्टोज पच गया है, स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन आगे अपने आप नहीं टूटेगा, अभी इसका और पाचन होगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारा जो माल्टोज है वो कैसे पचेगा। तो बोले माल्टोज जो है यहाँ पर जो बना हुआ है उस पर क्रिया कौन करेगा, बोले हमने आंत्रीय रस पढ़ा था, अग्नाशयी रस ने अपना काम कर दिया। अब इंटेस्टाइनल जूस अपना काम करेगा, और उसके अंदर एक एंजाइम था दोस्तों, माल्टेज एंजाइम, याद करो, डाइसेकेराइडेज जिनको बोला था। तो दोस्तों यहाँ पर माल्टेज एंजाइम है। ये माल्टेज एंजाइम इस माल्टोज को यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा यानी पचा देगा, और किस में, बोले एक अणु तो ग्लूकोज का बन जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, और दूसरा अणु बन जाएगा किसका, याद करो, दूसरा भी बोले ग्लूकोज का ही बनेगा, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ही माल्टोज है। यानी ग्लूकोज के 2 अणु, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ये बन जाते हैं। अब ग्लूकोज है सरल रूप में आ गया है, यानी ये अब आप कह सकते हैं आसानी से अवशोषित हो जाएगा हमारे रक्त में दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे स्टार्च का पाचन हुआ। स्टार्च के अलावा भी दोस्तों कई ऐसे पदार्थ हैं जो कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आते हैं। तो वो है बोले सुक्रोज, है ना, सुक्रोज नेम सुना होगा आपने, सुक्रोज नेम सुना है दोस्तों। तो बोले सुक्रोज देखिए अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है, क्योंकि हम इसको डेली खाते हैं। याद करो किस रूप में खाते हैं,
तो बोले जो सुक्रोज है इसको हम डेली खाते हैं, और किस रूप में खाते हैं, बोले चीनी के रूप में या गुड़ के रूप में, ठीक है ना, चीनी गुड़ या फिर गन्ना जो है उसके रूप में। तो दोस्तों इसीलिए इसको आप कह सकते हैं सुक्रोज को एक तो टेबल शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, टेबल शुगर, क्योंकि चीनी टेबल पे पड़ी रहती है नमक की तरह, जैसे टेबल साल्ट होता है वैसे ही टेबल शुगर बोलते हैं इसको। और साथ में ये गन्ने से प्राप्त होती है दोस्तों, इसलिए इसको ईख शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ईख शर्करा, यानी कैन शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैन शुगर, यानी शुगर कैन से प्राप्त होने वाली, है ना, इसलिए कैन शुगर बोलते हैं। अब दोस्तों ये जो सुक्रोज है ये कैसे पचेगा, तो बोले आंतरीय रस पचाएगा इसको। और आंतरीय रस में अभी एक एंजाइम बताया था हमने, क्या बताया था, आंतरीय रस में एक एंजाइम है, इसका नाम है सुक्रेज, यानी आंतरीय रस में उपस्थित जो सुक्रेज एंजाइम है दोस्तों, ये इस सुक्रोज का पाचन करेगा। और इससे क्या बन जाएगा दोस्तों, तो बोले इससे बनेगा क्या, बोले सुक्रोज के 2 टुकड़े होंगे और एक अणु बन जाएगा ग्लूकोज का और दूसरा अणु बन जाएगा फ्रक्टोज का, है ना। तो दोस्तों फ्रक्टोज जो है ये क्या है, बोले फलों में पाई जाने वाली शर्करा है, लेकिन देखो यहाँ पर चीनी के इसके सुक्रोज को भी बना रही है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं इसका पाचन हुआ। ऐसे ही दोस्तों हम दूध पीते हैं, दूध में एक शर्करा होती है जिसका नाम है लैक्टोज, है ना। तो लैक्टोज का पाचन कैसे होता है, तो इसको लैक्टोज को हम बोलेंगे दुग्ध शर्करा। क्या बोलेंगे दोस्तों, मिल्क शुगर, ठीक है ना। और दुग्ध शर्करा का पाचन कौन करेगा, तो बोले अब आंतरीय रस वापस आएगा। आंतरीय रस के अंदर ही एक एंजाइम है दोस्तों, आंतरीय रस में कौन सा एंजाइम है, बोले लैक्टेज। हमने जब आपको क्लास में पढ़ाया था तो उसमें आप देख सकते हैं जो प्रीवियस पार्ट है उनके अंदर, तो उसमें हम देखेंगे कि लैक्टेज हमने पढ़ा था आंतरीय रस में, और ये लैक्टोज का पाचन करेगा। और लैक्टोज के पाचन से दोस्तों क्या बनने वाला है, तो बोले लैक्टोज के पाचन से बनेगा एक अणु तो बनेगा ग्लूकोज का और दूसरा अणु बनेगा गैलेक्टोज का, है ना। ये जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे अलग से तो इस टाइम में बताएंगे कि ये क्या है, लेकिन ग्लूकोज और गैलेक्टोज है ना, दिखने में एक जैसे ही दिखते हैं लेकिन संरचनाएं थोड़ी सी अलग हैं। तो लैक्टोज के पाचन से ये बनते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का फाइनली पाचन हो गया। और कार्बोहाइड्रेट के पाचन से क्या बना, तो बोले कार्बोहाइड्रेट के पाचन से यहाँ पर ग्लूकोज बना मेनली रूप से, थोड़ा बहुत फ्रक्टोज भी बन गया और गैलेक्टोज भी बन गया। तो तीनों ही ये सरल शर्कराएं हैं, सिंपल शुगर हैं, तो फाइनली ऐसे पाचन हो जाएगा। अब दोस्तों छोटी आंत के अंदर ही हम बात करेंगे किसकी, प्रोटीन का पाचन, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो हमने पढ़ लिया, प्रोटीन का पाचन यानी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, है ना, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का पाचन कैसे होगा दोस्तों, तो बोले डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की अगर बात करें तो उसमें हम बताएंगे कि जो प्रोटीन है, यानी जितना भी प्रोटीन हम जिस स्रोत से खाते हैं वो है, प्लस थोड़ा बहुत पार्शियल रूप से पच गया था, आंशिक रूप से पच गया था आमाशय के अंदर, है ना, जिसको हमने बोला प्रोटियोज व पेप्टॉन्स। तो ये सारा का सारा कहाँ पर आ गया है, बोले छोटी आंत के अंदर आ गया है। अब छोटी आंत में जो अग्नाशयी रस आया है वो इसको पचाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों अग्नाशयी रस यानी पैनक्रियाटिक जूस, उसके अंदर एक एंजाइम है और उसका नाम है दोस्तों ट्रिप्सिन, जो हमने बताया था प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो दोस्तों ये जो ट्रिप्सिन है ये अब क्या करेगा, इस प्रोटीन पे काम करेगा और प्रोटीन से क्या बना देगा दोस्तों, तो बोले प्रोटीन से बना देगा, यहाँ पर हम सीधा बोल देते हैं कि प्रोटीन से के पाचन से क्या बन जाएगा, अमीनो अम्ल। जनरल साइंस के हिसाब से हमें इतना ही याद रखना है कि प्रोटीन के पाचन से क्या बन जाते हैं, अमीनो एसिड्स बन जाते हैं, है ना, अमीनो अम्ल बनते हैं। तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है, बोले अग्नाशयी रस वाला ट्रिप्सिन। ठीक है दोस्तों, ठीक ऐसे ही दोस्तों वसा का पाचन भी होता है, वसा का पाचन। तो वसा जो है लिपिड है ना, लिपिड का डाइजेशन, लिपिड डाइजेशन कैसे होगा, तो बोले वसा का जो पाचन है इतनी आसानी से नहीं हो सकता, यानी अग्नाशयी रस डायरेक्ट इस पे काम नहीं कर सकता। तो देखो दोस्तों ये वसा है, ये वसा है, वसा का एक बड़ी सी बूंद है। इस वसा पर यानी लिपिड पे हमारा जो पित्तरस है, पित्तरस काम करेगा, यानी जो बाइल जूस है जो हमने यकृत में पढ़ा था कि यकृत में तो बनता है और गॉल ब्लैडर्स में संग्रहित रहता है दोस्तों। तो ये जो बाइल जूस है, पित्तरस है, उसके अंदर दोस्तों पित्त लवण होते हैं, यानी बाइल सॉल्ट्स होते हैं, है ना। वो लवण क्या करते हैं, बोले ये वसा का पायशीकरण करेंगे। क्या कर देंगे, वसा का
पायसीकरण हो जाएगा, वसा का पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट हो जाएगा। इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट यानी फेट एक तरीके से बड़ी बूंदों से छोटी बूंदों में टूट जाएगी दोस्तों। इस तरीके से बड़ी बड़ी बूंद थी वो छोटी बूंदों में टूट गई। तो पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं है यहाँ पर दोस्तों, पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं है। उसमें जो पित्त लवण है, जो बाइल सॉल्ट्स हैं, जिसको हमने क्या बोला था, नाम बताइए बाइल सॉल्ट्स का, याद कीजिए। बोले सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, ऐसे कुछ लवण थे और वसा का पायसीकरण करेंगे। अब दोस्तों इस पायसीकृत वसा पर हमारा जो लाइपेज है, जो अग्नाशयी रस में होता है, अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है वसा को पचाने वाला, तो हमने अभी बताया था कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों, तो बोले लाइपेज होता है ना। लाइपेज इससे क्या बना देगा, बोले इसको पचा के वसीय अम्ल बना देगा एक तो, यानी फैटी एसिड्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे दोस्तों, फैटी एसिड्स बन जाएंगे। और इसके अलावा क्या बन जाएगा, बोले फैटी एसिड के अलावा ग्लिसरॉल बन जाएगा, क्योंकि वसा का अणु इन्हीं से बना होता है। तो देखो वसा का पाचन इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि छोटी आंत के अंदर भोजन के जो 3 अवयव हैं, इन तीनों का पाचन होता है। तो हम बोलेंगे कि छोटी आंत के ग्रहणी भाग में, छोटी आंत के ग्रहणी नहीं सॉरी छोटी आंत के ग्रहणी व जो मध्यांत्र है, जिसको हम जेजुनम बोल रहे हैं, ग्रहणी को हम ड्यूडिनम बोल रहे हैं, ये दोनों के दोनों भागों के अंदर बोले संपूर्ण पाचन होता है। क्या होता है, संपूर्ण पाचन यानी कंप्लीट डाइजेशन। तो दोस्तों ये चीज़ याद रखनी है, छोटी आंत के ग्रहणी भाग और मध्यांतर भाग में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो विटामिन हम खुराक में खाते हैं, विटामिन, खनिज लवण यानी मिनरल्स, ठीक है ना, व जल, इनका आप कह सकते हैं पाचन क्रिया आवश्यक नहीं है, पाचन की आवश्यकता ही नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे भोजन के जो संतुलित आहार के जितने भी अवयव हैं, उनमें 3 अवयवों यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का तो पाचन इस प्रकार से हो जाता है, और विटामिन, खनिज लवण, जल के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों अब हम आगे बात करने वाले हैं कि ये जो भोजन पच गया है उसका अवशोषण कैसे होगा, यानी यहाँ पर अवशोषण की बात करेंगे। तो अवशोषण का मतलब ये है दोस्तों कि जो पचित भोजन है, पचित भोजन मतलब डाइजेस्टेड फूड, उस डाइजेस्टेड फूड में क्या है दोस्तों, बोले भोजन के अवयव हैं। कौन कौन से अवयव हैं, तो बोले भोजन के अवयव हैं वो सरल रूप में हैं, यानी सरल अवयव हैं, और ये सिंपल मॉलिक्यूल हैं, सिंपल कंपोनेंट हो गए हैं। और वो कौन कौन से हैं, तो बोले ग्लूकोज है एक तो, ऐसे ही अमीनो अम्ल हैं, और ऐसे ही फैटी एसिड है यानी वसीय अम्ल है, ठीक है दोस्तों, ये हैं। इसके अलावा विटामिन, खनिज लवण और जल वो तो है ही। तो ये जो सरल अवयव हो गए हैं पचित भोजन में, ये अब आप कह सकते हैं रक्त में प्रवेश करेंगे। इनका क्या होगा, रक्त में प्रवेश, है ना। और रक्त में प्रवेश करने की क्रिया को ही हम क्या बोल रहे हैं, रक्त में प्रवेश करने की जो क्रिया है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। तो दोस्तों यहाँ पर अवशोषण का मतलब क्या हुआ, तो बोले जो भोजन आहार नाल के अंदर पच गया था, छोटी आंत में पच गया था, वो रक्त में चला जाएगा, उसी को हम बोल रहे हैं अवशोषण। अब ये अवशोषण कहाँ पर किस किस का होता है, ये हम अभी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, आमाशय के अंदर, आमाशय में अगर अवशोषण की बात करें तो आमाशय में किसका अवशोषण होता है, तो आमाशय में अवशोषण किसका होगा, बोले आमाशय में तो भोजन पचा हुआ ही नहीं है, अवशोषण किसका होगा, तो बोले ऐसे तो नहीं, लेकिन एक औषधि है, एक मेडिसिन है ना, एक मेडिसिन है। कौन सी मेडिसिन, एस्प्रिन, जिसके बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, एस्प्रिन नाम की जो दवा है, एस्प्रिन दवा जो है वो आमाशय में अवशोषित होती है। ठीक ऐसे ही दोस्तों जो अल्कोहल है, अल्कोहल यानी जो शराब में होता है, किस में होता है, शराब में यानी वाइन में, तो उसका अवशोषण भी यहीं होता है।
ठीक ऐसे ही दोस्तों जल का अवशोषण, जो पानी पिएंगे वो हर भाग में होता है, तो जल का अवशोषण आमाशय में भी होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर हम सरल ग्लूकोज पिए, सीधा ग्लूकोज ही पिए पानी में घोल के, जैसे ग्लूकोन डी होता है ना, जैसे हम जानते हैं क्या होता है, ग्लूकोन डी मार्केट में आता है, तो जो सरल ग्लूकोज उसका अवशोषण भी हो जाएगा, क्योंकि हम जो कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, स्टार्च खाएंगे, उससे ग्लूकोज आमाशय में नहीं बनने वाला, लेकिन हम अगर पानी में घोल के ग्लूकोज को पिएंगे तो आमाशय में सीधा जाएगा, वहां अवशोषित होगा, जल का भी होगा और एल्कोहल का भी और औषधियों का अवशोषण भी होगा। लेकिन दोस्तों छोटी आंत में किसका अवशोषण होगा, छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन, तो बोले सभी का होगा छोटी आंत में। तो हम यहां बात करते हैं, एक तो हम बात करेंगे कि छोटी आंत के जो लास्ट भाग है, छोटी आंत के क्षुद्रांत्र भाग में, क्षुद्रांत्र जो भाग है जिसको शेषांत्र बोलते हैं या फिर इलियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेषांत्र या इलियम। तो दोस्तों छोटी आंत का जो अंतिम भाग है जिसको हम शेषांत्र, क्षुद्रांत्र या इलियम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, बोले संपूर्ण अवशोषण, संपूर्ण व अधिकांश अवशोषण इसी में होता है, सभी लगभग अवयवों का इसी के अंदर अवशोषण होता है। अब कैसे अवशोषण होता है, तो बोले यहां पर जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट हैं, अमीनो अम्ल हैं, सबका अवशोषण होगा। तो देखो यहां पर अवशोषण किस किस का होगा, बोले ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ठीक है ना, जल, खनिज लवणों का भी थोड़ा बहुत होता है। इनका अवशोषण कहां होगा, तो बोले रक्त में होगा, रक्त केशिकाओं में, रक्त केशिकाओं में, ब्लड जो कैपिलरीज हैं उनमें। लेकिन अब बच गया क्या, बोले वसीय अम्ल, उसका अवशोषण भी तो यही होता है। तो बोले जो वसीय अम्ल होते हैं उनका अवशोषण लसिका में होता है, किस में होता है, लसिका वाहिनियों में, यानी जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनमें, यानी जो वसीय अम्ल है उसका अवशोषण लसिका वाहिनियों में होगा जो इस आहार नाल की छोटी आंत की भित्ति के अंदर है, और रक्त केशिकाओं में अवशोषण होगा ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल और खनिज लवणों का। तो दोस्तों इस तरीके से छोटी आंत में अवशोषण होता है। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत में अवशोषण की। तो हमने बोला था बड़ी आंत में कोई पाचन क्रिया होती ही नहीं है, छोटी आंत में ही पूरी तरीके से क्रिया हो जाती है, यहाँ पर केवल अवशोषण होता है। तो अवशोषण भी किसका, तो बोले जो अतिरिक्त जल है, हमने भोजन पचाया छोटी आंत में, अतिरिक्त जल यानी जो पचने के बाद में जो भोजन है वो जब छोटी आंत से बड़ी आंत में आएगा तो उसके अंदर भोजन जल की मात्रा कुछ रह जाती है, जो अतिरिक्त जल का अवशोषण होगा। साथ में खनिज लवण का इस विशेष तौर पे यहीं पर होता है, खनिज लवण व विटामिन्स का अवशोषण कहाँ होता है दोस्तों, यानी जो मिनरल्स हैं एंड वाइटामिन्स, उनका अवशोषण कहाँ होता है, बोले बड़ी आंत में ही होता है। ऐसे ही दोस्तों जो अधिकांश जो औषधियां हैं, अधिकांश जो दवाइयां हैं, है ना, अधिकांश औषधियां, है ना, उनका अवशोषण भी बड़ी आंत में ही होता है। तो अतिरिक्त जल और खनिज लवण और विटामिन का अवशोषण यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर एक चीज निकल के आई सामने कि जल का जो अवशोषण है वो हर भाग में हो रहा है। जल का अवशोषण कहाँ कहाँ पर, बोले आमाशय में भी हो रहा है, देखो ऐसे ही छोटी आंत में भी हो रहा है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, और ऐसे ही बड़ी आंत में भी यानी लार्ज इंटेस्टाइन में भी अवशोषण हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कह सकते हैं पचित भोजन का अवशोषण होता है। तो हमने देखा कि बड़ी आंत में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, बड़ी आंत में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, ओनली छोटी आंत में ही पाचन क्रिया होती है। तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। इस क्लास के थ्रू हमने पढ़ा कि साहब कैसे भोजन का पाचन होता है, किस तरीके से अवशोषण होता है, ये हमने पढ़ा। तो हमें यह ध्यान रखना है बड़ी आंत में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पाचन क्रिया कहाँ कहाँ पर होती है, तो बोले भोजन का जो पाचन है वो कहाँ कहाँ पर होता है, बोले मुख गुहा, आमाशय व छोटी आंत, इनके अंदर क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। मुख गुहा मतलब जो ओरल कैविटी है उसके अंदर, स्टोमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही अवशोषण होता है, सॉरी पाचन होता है, बाकी कहीं पाचन नहीं होता है। अवशोषण कहाँ कहाँ होता है, अवशोषण बोले आमाशय में भी होता है, लेकिन है ना छोटी आंत में भी होता है,
और बड़ी आंत में भी होता है, ठीक है। लेकिन छोटी आंत में एक तरीके से संपूर्ण अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत में तो बची हुई चीजों का हो रहा है, अतिरिक्त जल का, विटामिन, खनिज लवण का, मूल जो है उसका अवशोषण तो यहीं पर हो जाता है। तो इस तरीके से भोजन का जो पाचन है दोस्तों, वो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। और इसका अवशोषण कहाँ होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।